क्रिस्टल जो कल अपन ने बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट काम में लिया, समझा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां बताओ कैपिटल अपन ने किस किस को लिया। अपन यहाँ पे लिया डिबेंचर को, अपन ने लिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को और रिटेन्ड अर्निंग। और ये चारों ही कैपिटल कंपोनेंट होते हैं। चारों ही क्या होता है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इनमें कोई बात नहीं हो रही है हमारी। सर इनकी जब कॉस्ट की बात करते हो तो डिबेंचर पे क्या पेमेंट जाता है हमारा, इंटरेस्ट का। प्रेफरेंस शेयर पे जाता है हमारा डिविडेंड। इक्विटी पर भी कुछ हद तक मैं क्या बोलूंगा, डिविडेंड ही। लास्ट हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। इसकी बात करते हैं एक बार छोटा सा। चलो एक सिंपल सी बात बताना मुझे, सर ये भी आपके पास एक सोर्स है जब आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो। मान लो आपको मैंने अपना डिबेंचर होल्डर बनाया, मैंने आपको कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। आपने कहा सर क्या पेमेंट करोगे, मैंने 10% का आपसे कहा कि मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा 10%। तो इस कंपनी के 10% की रेट से इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी। अगर मैंने आपको अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाया तो भी कुल मिला के पैसे देने। 1 लाख का मान लो मैं इसमें 12% देता हूं तो मेरे को आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो मेरी कॉस्ट की आ गई डिविडेंड की। अगर आप मेरे इक्विटी होल्डर बन जाते हो तो भी मैं आपको क्या दूंगा, लास्ट में कुछ डिविडेंड दूंगा, या लास्ट में जो भी अर्निंग पर शेयर बचा वो आप ही का बचा, तो उसकी कॉस्ट आप ही की। सर इन चारों पर तो कॉस्ट समझ में आती, तीनों पे तो कॉस्ट समझ में आती है कि इस पे इंटरेस्ट होता है, इस पे डिविडेंड होता है, इस पे डिविडेंड होता है। रिटेन अर्निंग पर तो कॉस्ट कैसे लगेगी इसकी कंपनी के ऊपर? नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूं कि केडी किसके ऊपर, इंटरेस्ट जाता है डिबेंचर के ऊपर। तो मतलब आपको मैंने अपना डिबेंचर बनाया तो मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट आएगी। आपको प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी बनाया तो मुझे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस से इस पे आप कॉस्ट कैसे निकाल रहे हो? उस कॉस्ट का नाम क्या होगा, जिससे इसका इंटरेस्ट है, इसका डिविडेंड है? नहीं रिटर्न को तो डिविडेंड क्या दोगे? आपके रखे हुए पैसे में डिविडेंड तो दूंगा मैं आपको। एक बार समझ में आना चाहिए मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, बात क्लियर। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड का पेमेंट होता है, ठीक है। इक्विटी पे डिविडेंड का पेमेंट होता है, ये मेरी कॉस्ट है। रिटेनिंग पे कॉस्ट तो निकाल रहे हो आपने कहा, कॉस्ट टू कैपिटल रिटेनिंग पर भी कॉस्ट निकालोगे आप। इनसे पैसा लिया है, इनसे भी पैसा लिया है, इनसे पैसा लिया, ये पैसा लिया थोड़ी है, ये तो मेरे पास खुद के पास है, ये तो कंपनी के पास खुद के पास है, लेकिन कॉस्ट तो इसके ऊपर भी निकलती है। अब एक सिंपल सी बात करें, 100% ये तो है कि ये इश्यू नहीं होता। ये तीनों क्या होते हैं, मार्केट में इश्यू होते हैं। ये तीनों तो क्या होते हैं, मार्केट में इश्यू होते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस मार्केट में इश्यू नहीं होता, ये कंपनी के पास खुद के पास होता है, रिटेंडर नहीं। सर इसकी मेरे कॉस्ट क्यों निकाल रहे हो फिर आप? मान लीजिए इक्विटी शेयर जो मेरे पास है, मैंने उसके लिए फुल एंड फाइनली 1 लाख रुपए कमाए। आप मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हो, मैंने आपको कहा कि देखो मैंने आपके लिए 1 लाख रुपए कमाए हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपए में 1 लाख रुपए पर शेयर मान लो आप 10,000 हो तो 1 लाख डिवाइडेड 10,000, मतलब मैंने आपके हर के लिए 10 रुपए पर शेयर कमाया। आपको तो लो सर दीजिए 10 रुपए पर शेयर। अगर मैं आपको 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से पूरा 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे आउट कर दूं तो उस केस में उस ईयर में मेरे पास कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बचा। तो मैं रिटेन अर्निंग नाम पर जब जीरो है तो इसकी कॉस्ट भी जीरो होगी। लेकिन मैंने क्या किया, आपको 60,000 का डिविडेंड दे दिया और 40,000 अपने पास रख लिया। तो आपको 60,000 डिविडेंड दिया, उसके ऊपर तो आप इक्विटी की बात कर लोगे, लेकिन जो 40% अपने पास रख लिया वो रिटेन अर्निंग। क्या आप अगले साल मुझसे केवल 40,000 ही मांगोगे क्या? मतलब आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा मांगोगे ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि सर लो 40 ही दे दो, कोई बात नहीं। आपको सर इसमें कुछ तो दो। उस कुछ का ही नाम क्या है, उस कुछ का ही नाम क्या? आपको सर 40,000 तो कैसे मांगेंगे भाई? आपने सर अगर ये 40 भी हमारे को दिए होते शायद हम बैंक में जमा करा देते, मार्केट में लगा देते, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते, और वहां से सर ज्यादा भी नहीं तो 8% तो कमा के लाते। तो एटलीस्ट आपको कितना देना पड़ेगा, 8% तो देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, ये सबको गलत है क्या? अगर मैं आपके 1 लाख में से 40 अपनी जेब में डालू, 60 आपको दे दूं, 60 के साथ तो क्लियर ना। ये 40 मैंने अपनी जेब में डाल ली है, आपको किसी अगले साल इनको दोगे ना हमारे को? मैंने कहा बिल्कुल दूंगा। मैं अगले साल क्या 40 दूं क्या? आपको नहीं सर 40 क्यों? अगर ये 40,000 आप हमारे को दे देते
तो हो सकता है हम इसको कहीं ना कहीं लगा देते, वहां से कुछ तो रिटर्न आती, वो रिटर्न हमने खो दी आपकी वजह से, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो रिटेन अर्निंग अगर कोई पूछे क्या कॉस्ट निकलती किस बात की है, तो निकलती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आप ही के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है कि रिटेन अर्निंग पर कॉस्ट कौन सी कैलकुलेट की जाती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आंसर क्या बनेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करके आएंगे? डिविडेंड। आपको कहां से डिविडेंड होता होगा? अरे रिटेन अर्निंग पर किस बात का डिविडेंड भाई? तो हमेशा ध्यान रखना इसके ऊपर कौन सी कॉस्ट आती है? इंटरेस्ट। इस पे कौन सी आती है? डिविडेंड। इक्विटी में कौन सी आती है? डिविडेंड। लेकिन सर रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट निकालोगे क्या? निकालेंगे। तो सर उस कॉस्ट का नाम क्या दोगे? उस कॉस्ट का नाम देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान रखना इस चीज को कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके ऊपर चार्ज की जाती है, तो अपना क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए कोई बात बताओ, बात पकड़ लेनी चाहिए। वैसे अगर मैं नहीं भी बोलूं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो देखिए आप क्या हिंट करते हो। मैंने कल आपको एक बताया था कि जब हम नेट प्रोसीड कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? फेस वैल्यू में प्लस प्रीमियम अगर है तो, माइनस डिस्काउंट अगर है तो, अदरवाइज इश्यू प्राइस और आपकी जो फेस वैल्यू वो सेम हो जाएगी 8 पार। उसमें से लेस क्या करते हैं अपन? इश्यू एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, अंडरराइटिंग का खर्चा हो गया, ब्रोकरेज का खर्चा हो गया। तीनों के इंटरप्रिटेशन भी समझ दिए थे मैंने आपको कि मैं प्रोस्पेक्टस छपाऊंगा तो प्रिंटिंग का खर्चा लगेगा मेरे यहाँ। क्यों कर रहा हूं? इश्यू करने के लिए। जब तक आपके हाथ में टर्म्स कंडीशन नहीं पूछेगी, आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आप मेरे शेयर कैसे खरीदोगे भैया? अगर मैं ब्रोकरेज नहीं दूंगा अगर किसी बैंक वाले को, तो बैंक वाले मेरे शेयर क्यों बेचेगा भैया? तो उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा मेरे ब्रोकरेज। अंडरराइटिंग का कंसेप्ट भी मैंने बताया था। अंडरराइटिंग कंसेप्ट क्या चलता है कि अगर कंपनी को लगता है कि मेरे शेयर मेरे को इश्यू करने हैं, लेकिन वो इश्यू बाय चांस पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए, तो मुझे सारा पैसा लौटाना पड़ता है। तो वो भी रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है? एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करती है। तीनों क्यों करे? इश्यू के समय फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। बताओ इन चारों कोर्स में से क्या सब पे फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है क्या? ये मैं पूछूं कि इनमें से किस पर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगी? आंसर दो, इस पे आंसर दीजिए मेरे को। सोचो आराम से, मैंने तो कुछ बोला नहीं, आपको आंसर बस वेरीफाई करना है कि आप सही बोल रहे हो क्या। रिटर्न अर्निंग ही होगी। किस पर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगी? फ्लोटेशन कॉस्ट तो लग रही है ना, डिबेंचर पे कहीं बताइए मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है। मैं बोलूं किस पर नहीं लगेगी? इनमें से किस सोर्स पर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगी, ये पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। क्यों? क्योंकि ये इशू ही नहीं होते, सीधी सी बात है। जब कुछ चीज इशू होगी तो इसमें इशू एक्सपेंस लगेंगे ना। मैं लिखा भी नहीं बाकायदा यहाँ पर। ये तीनों क्या होते हैं? मार्केट में इशू होते हैं, तो इशू से रिलेटेड खर्चे लगेंगे। पर जब पैसे लेने में जाऊंगा तो बैंक वालों को बुलाऊंगा, अंडरराइटर को भी बुलाऊंगा, ब्रोकर को भी बुलाऊंगा, प्रिंटिंग का खर्चा भी करूंगा। क्या ये मैं मार्केट से उठा रहा हूँ क्या पैसा? नहीं सर। तो इस पर इशू एक्सपेंसेस भी नहीं लग सकते। ठीक है, ये भी आप के एनटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्लोटेशन कॉस्ट किस सोर्स पर एप्लीकेबल नहीं होती या किस पर नहीं लगती। तो एक ही सोर्स होगा क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। ये है तो आपका कैपिटल कंपोनेंट, लेकिन मार्केट से इशू करके पैसा लिया नहीं जाता, ये आपका खुद का ही होता है। बहुत कॉमन कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने भी चाहिए बच्चों को। अब नहीं पढ़ा हुआ होता तो फिर तुक्काबाजी करते हो कि शायद इस पे नहीं लगता होगा, चारों पे नहीं लगता होगा, एक पे लगता होगा। सब पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगी, सॉरी प्रोटेक्शन कॉस्ट लगेगी, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस पे आपका कोई भी प्रोटेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो सर, कल हमने किया, एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ,
अब बताओ मुझे, कल हमने बात की डिबेंचर की, बस अब तो अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। अपन ने कल कहा कि सर जब हमारे पास डिबेंचर या डेब्ट की बात करें, डेब्ट कौन सा हो, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब क्या है, जिसका अपन कभी रिडम्पशन करेंगे ही नहीं। पता कैसे चलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास नहीं होंगे। इसमें मैंने आपको केडी कौन सा बताया, पहले बिफोर टैक्स बताया। मैंने कहा था क्या जाता है हमारे पास, इंटरेस्ट। किस पे जाता है, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होती है, जो फाइनली कंपनी के हाथ में पैसा बचा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर मैं एक लैंग्वेज बोलूं कि केडी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट का रिलेशन आपके नेट प्रोसीड के साथ। इंटरेस्ट का रिलेशन आपके फेस वैल्यू के साथ, तो आप कहोगे नहीं सर इंटरेस्ट का रिलेशन किसके साथ, आपकी नेट प्रोसीड के साथ। फेस वैल्यू के साथ क्यों करोगे भाई, मान लो मैंने 100 रुपए का डिबेंचर आपको दिया था, लेकिन आते आते मेरे हाथ में 90 रुपए बचे, तो बताओ 90 रुपए पे कमा के लाना है मुझे, तो ये इंटरेस्ट का रिलेशन किसके साथ चलेगा, नेट प्रोसीड के साथ। कहीं आ जाए कि इंटरेस्ट का रिलेशन फेस वैल्यू के साथ, इशू प्राइस के साथ, आप फालतू तुक्काबाजी करो, सर नेट प्रोसीड के साथ रिलेशन चलेगा। क्लियर है सर, जो आंसर आएगा उसको अगर अपन चाहें आफ्टर करना तो आफ्टर कर सकते हैं क्या सर, अपन आफ्टर कर सकते हैं। कैसे करोगे सर, हमारे को टैक्स रेट गिवन होगी और इस इंटरेस्ट में से मैं क्या हटा दूंगा, टैक्स हटा दूंगा, डिवाइडेड वापस से एनपी का कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा। या सर मेरे पास एक ऑप्शन और है कि मेरे पास आप केडी बिफोर टैक्स आने दो एक बार, मैं उसमें से फिर 1 माइनस टैक्स हटा दूंगा, मतलब मैं सीधा सीधा टैक्स रेट हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 30% गया तो 70% के बराबर, तो मैं इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो केडी बिफोर टैक्स के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एनपी में परेशान करेगा, इंटरेस्ट आपको कभी परेशान होना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा किस पे जाता है, फेस वैल्यू। उसमें गलतियां मत कर देना भैया कि हमेशा फेस वैल्यू का जाता है आपका इंटरेस्ट, लेकिन सर नेट प्रोसीड का डिवाइड करना पड़ेगा फॉर्मूले के अंदर। क्लियर है की बात, लिखो एक बार आगे, व्हेन डिबेंचर आर रिडीमेबल, व्हेन डिबेंचर आर रिडीमेबल। आज किसकी बात करें अपन, जब हमारे डिबेंचर क्या हो, रिडीमेबल। व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। चलो सर क्या ये भी बिफोर आफ्टर टैक्स, बिल्कुल। पहले मैं केडी किसका निकालूंगा, बिफोर टैक्स। सर फॉर्मूला क्या बनाओगे, इंटरेस्ट प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड, एक बार फिर मैं सब बता दूंगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू, ठीक है। केडी बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन, एन या स्मॉल वाला लिखा है मैंने ना, होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला हुआ, केडी बिफोर टैक्स का। लेकिन कब, जब नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे को गिवन हो, मतलब डिबेंचर हमारा रिडीमेबल वाला, ठीक है। चलो सर एक बार केडी आफ्टर टैक्स का भी फॉर्मूला क्लियर करो, लिखो केडी आफ्टर टैक्स। सर पहले एक बार ये कर ले अपन कि सर पहले क्या निकालना होगा, केडी बिफोर टैक्स निकाल लो और फिर आप इनटू कर दो उससे 1 माइनस टैक्स रेट्स। सर आपको एग्जाम में ये वाला ही काम में लेना है। अगर आपके पास केडी आफ्टर टैक्स से पूछा जाए लेकिन रिडीमेबल का केस है ना, तो पहले क्या निकाल के लेना एक बार, बिफोर टैक्स, फिर आंसर में से सीधा क्या हटा देना, टैक्स हटा देना, ठीक है, ज्यादा इजी पड़ेगा। अभी मैं वेरीफाई कराऊंगा कि एक गलती भी इस फॉर्मूले में है, ठीक है ना, लेकिन मैं वही फॉर्मूला बताऊंगा आपको जो आपके एनटी ने माना है, ठीक है। चलो सर अगर मैं इसको और तरीके से लिखना चाहूं और, तो केडी आफ्टर टैक्स बराबर पूरा फॉर्मूला लिखो सर, इंटरेस्ट इसमें से क्या हटाएंगे, 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी
माइनस एनपी अपॉन एन और होल डिवाइडेड आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू। सर एक जगह मैं थोड़ा सा हेस लगाऊंगा, है ना, यहां पर। चलो अभी देखते हैं क्या लिखा अपन ने। एक क्वेश्चन लिखे, चलो पहले इनका फुल फॉर्म लिखे, लिखो एक बार। एन बराबर क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ ईयर्स। नया तो क्या है, एनपी, सॉरी आरवी, लिखो रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू, लिखो मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। कुछ बुक में क्या मिलेगा, ये एमवी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अपन क्या लिख रहे हैं इसको, रिडीमेबल वैल्यू। सर रिडीमेबल वैल्यू बोलो मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब जब आप आपका डिवेंचर 10 साल बाद 15 साल बाद रिडीम करने जाओगे तो क्या देकर आओगे, रिडीमेबल वैल्यू। मतलब जब आप रिडीम करने जाओगे 10 साल बाद 15 साल बाद तो उस टाइम क्या देकर के आओगे, वो रिडीमेबल वैल्यू। एनपी क्या होती है, इशू करते समय हमारे हाथ में क्या पैसा आएगा, आर मतलब जब रिडीम के समय हमारे पास से क्या पैसा जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। एनपी इनफ्लो है और आरवी आउटफ्लो है। तो सर यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार फॉर्मूला पुट करके देखिए, आंसर को वेरीफाई करें। चलो लिखो मेरे साथ कुछ वैल्यू। मैं नए पेज पे ले आता हूं इसको ना, नहीं तो फिर वो इसकी ना आपको सही दिखाई नहीं देगी। एक एग्जांपल लिखो, लिखो इंटरेस्ट ₹10। मैंने खुद ने इंटरेस्ट दे दिया आपको ₹10। बहुत बढ़िया सर, अब फेस वैल्यू वगैरह की जरूरत ही नहीं है हमारे को, रुपए दे दिया आपने। एनपी ₹100, आरवी मैं रिडेम्पशन करूंगा मान लो इसका ₹110 पर, प्रीमियम पर। किस पर रिडेम्पशन करूंगा, प्रीमियम पर। नंबर ऑफ ईयर्स है 10 ईयर्स, 10 साल बाद इसका रिडेम्पशन होगा। और टैक्स रेट वैसे तो एग्जाम में तो आपके 30% ज्यादा आता है, 40 भी आ सकता है। एक बार समझाने के लिए मैं 50 ले रहा हूँ, मेरे को एक बात को थोड़ा क्लियर करना है, स्पेसिफाई करना है, इसलिए थोड़ा मैं 50% ले रहा हूँ। एग्जाम में 30 या 40 के लिए तैयार रहना भाई, ठीक है। चलो सर एक बार अपन केडी निकाले, बिफोर टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी। चलो पहले मेरे को बोर्ड पे बताते रहो, मैं पहले क्या निकालू एक बार, केडी बिफोर टैक्स। फॉर्मूला बोलो, इंटरेस्ट प्लस आरवी एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड। फॉर्मूला लिखना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना। आप सोचो एक साथ फॉर्मूले याद करूंगा, पॉसिबल नहीं होगा। सर इंटरेस्ट बोलो कितने रुपए रखूं, ₹10। आरवी 110, एनपी हमारे पास 100, 10 साल बाद, होल डिवाइडेड 110 प्लस 100 अपॉन 2 इंटू 100। चलो सर आंसर निकाल के देखते हैं एक बार। 110 में से 100 गया तो 10, 10 में 10 का डिवाइड किया तो 1, 1 को 10 से प्लस किया तो 11, 11 डिवाइडेड बाई 110 प्लस 100 210, 210 में आधा किया तो 105। आंसर निकालो, 11 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, आंसर इज 10.48%। 10.48, 7 के आगे 6 है, मैं डिजिट बढ़ा रहा हूं, 10.48%, 10.48%। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। सर केडी आफ्टर टैक्स निकालो, केडी आफ्टर टैक्स मैंने क्या बताया था, पहले क्या निकाल लो, केडी बिफोर टैक्स निकाल लो और उसको इनटू कर दो 1 माइनस टैक्स रेट्स। 10.48 इंटू 1 माइनस 0.50, तो 0.50 कर दो, इसका आधा आधा कर दो सीधा सीधा, 5.24
परसेंटेज। आता हो जाएगा 10.48 का इंटू 0.5, आंसर हो गया मेरा 5.24%। ठीक है, और आंसर सही भी है। अगर ये बिफोर 10.48 है तो आफ्टर 5.24 होना चाहिए था। सर एक बार इसका और वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। और फॉर्मूला बोलो पहले तो। एक सेकेंड। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, आगे बोलो, अपॉन एन ऑल डिवाइडेड आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू, आपकी बीकॉम की बुक चेक कर लेना, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। सर वैल्यू पुट कराओ, इंटरेस्ट कितना 10 रुपए, टैक्स रेट कितना 0.50, आरबी कितना 110, एनपी कितना 100 रुपए, 10 साल बाद रिडम्पशन होगा 110 प्लस 100 डिवाइडेड बाई इंटू 100। और चेक करें, 110 में से 100 गया तो 10, 10 में 10 का डिवाइड किया तो 1, 10 में से 50% गया तो 5, 5 और 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 110 210 डिवाइडेड टू 105 इंटू 100, 6 डिवाइडेड 105 इंटू 100, आंसर इज 6 डिवाइडेड 105 इंटू 100, 5.714 आंसर आया 5.714%। जबकि यहां से कितना आना चाहिए था सर 24। समझ आ रही है मेरी बात को? क्या आंसर में फर्क आया क्या? आंसर फर्क आया। अब सर बीकॉम में ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, चाहे बुक जाके चेक कर लेना आज। अब तो सर इस आंसर फर्क आ गया, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। अब कौन सा सही, पहले तो ये बात करें सर। सीधा सीधा तो ये दिख रहा है कि कोई चीज बिफोर अगर 10.48 है तो आफ्टर 5.24 होगा। देखिए इस फॉर्मूले से तो कितना आ रहा है 5.714। पहले तो मेरे को एक इंटरप्रिटेशन ये दे दो, अगर यही सिचुएशन आपके सामने एग्जाम में आ जाए, ठीक है, आपसे आफ्टर टैक्स पूछा जाए, बिफोर टैक्स पूछे टेंस से खत्म है, इरिडीमेबल पूछे तो भी टेंस से खत्म है, उसका आंसर सेम आते हैं। दिक्कत किसमें है, रिडीमेबल के केस में, और वो भी आफ्टर टैक्स वाले फॉर्मूले में। मैं तो आपको एक सीधा सा, आप तो एनटीए का एग्जाम देने जाओगे, मतलब तो मैच्योर्ड हो, मैं तो इतनी सी बात बता दो, अगर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया केडी आफ्टर टैक्स, और आपको ऑप्शन में मिल रहा है 5.24, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा, तो 5.24 को टिक करके आ जाओगे ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं हमारे को। आपका आंसर 5.24 निकला, लेकिन ऑप्शन में आ रहा ही नहीं है 5.24, ऑप्शन में क्या आ रहा है 5.714, क्या इसको टिक करिए क्या करिए? ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुछ भी। हमारे हिसाब से आंसर कितना निकल के आया, और मेरे हिसाब से सही भी यही है, सही भी यही है, लेकिन ये ऑप्शन में है, क्लियर है, ये ऑप्शन में है ही नहीं। मैं ये ट्राई करके देख लूंगा और ये ऑप्शन मिल गया तो ओके। अब दिमाग में तो आपके एक ही चीज खलबल मचा रहा है कि दोनों आ जाए तो, कि दोनों ऑप्शन में हो तो किसको सही करूं, एनटीएल तो ये सही माना है, ठीक है ना, और वैसे सही भी है 5.24 आंसर सही भी है, वो बिफोर ये तो आफ्टर ये है बस। लेकिन ये मैं फिक्र इसके लिए तैयार रहना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है नहीं है नहीं है और ये ऑप्शन में है, और आपने कहा सर मैंने तो नन ऑफ दीज करिया है, या मैंने तो ऐसे तुक्का लिए बोनस अंक मिलेगी, कोई बोनस अंक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। बीकॉम में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और किसका आंसर को सही किया हुआ है 5.714 को सही किया हुआ है, ठीक है सर। लेकिन ये दिक्कत क्यों हुई है बताओ, आंसर तो सेम आने चाहिए थे, आंसर तो क्या आने चाहिए थे, सेम आने चाहिए थे, सेम ही आता है। देखो एक चीज फॉर्मूले में तो दिक्कत है बस, इनकम टैक्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है आपका, सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। एक वर्ड आता है हमारे पास इंटरेस्ट, जिसके ऊपर टैक्स लगता है और वो अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल होता है, और वही बता रहा हूं क्यों किया, ये तो पूछ रहा हूं बीकॉम ने क्यों किया ऐसा। बीकॉम में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बीकॉम में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटरेस्ट को इन्होंने टैक्स के आफ्टर कर दिया ना, हाँ, क्योंकि इन्होंने को पता है कि इस पे टैक्स की छूट मिल जाएगी, इस पे टैक्स लगेगा हट जाएगा। फिर आरबी माइनस एनबी तो कैपिटल गेन होता है। आज आप 100 रुपए की कोई चीज ले रहे हो और 10 साल बाद उसको इतने बेचोगे तो कैपिटल गेन तो होगा ना। लॉन्ग टर्म में अपने कहा था कैपिटल गेन होता है, और शेयर्स के मामले में तो 12 महीने का रूल था, कुछ 12 या 24 महीने इनकम टैक्स में और अच्छे से बनना, उसके बाद अगर बेचते हो तो टैक्स से कैपिटल गेन लग जाता है आपके ऊपर।
तो सर फिर तो एक चीज है, यहां टैक्स क्यों नहीं लगाया? जब यहां टैक्स लगा दिया इंटरेस्ट के ऊपर, तो यहां भी टैक्स लगाना चाहिए था। अगर मैं मान लो इस फॉर्मूले में एक बार यहां भी 1 माइनस टी कर देता हूं, क्या कर देता हूं? 1 माइनस टी। अब वेरीफाई करते थे क्या हो। अगर सर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे कर दूं कि इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड, जब करूंगा उसके पहले मैंने यहां पे 1 माइनस टी और कर दिया, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, सब कुछ सेम रख दिया। बस यहां मैंने 1 माइनस टी एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है ना, जो कि मेरे पास यहां नहीं था। लो हटाता हूं इसके बाद। चलो सर इसमें वैल्यू पुट करके बताओ एक बार हमारे को। आओ 10 1 माइनस 0.5 प्लस 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 माइनस 0.50 होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। सर इससे देखते हैं, देखिए वो 5.24 आ जाए तो मजा आ जाए। अगर ये आ जाए तो मजा आ जाए, मतलब फिर से फॉर्मूला परफेक्ट तो ये है। चेक करते हैं, फिर दोनों से फॉर्मूले सेम आंसर भी आएंगे, चाहे ये लगा के लियो या आप ये लगा के लियो, सेम आंसर आने चाहिए। आओ चेक करें एक बार। चलो सर देखिए 110 में से 100 गया, 10 को 10 का डिवाइड किया तो 1 का भी आधा कर दिया तो 0.5, इधर 10 का आधा किया 5.5 क्या हो गया 5.5 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100। अब चेक करो एक बार आंसर, 5.5 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, 5.24%, 5.24। और पहले भी क्या रहा था अपना 5.24। अब एक बार चेक करो भाई कि सर अगर बिफोर 10.48 है तो आफ्टर 5.24 आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी आ रहा है और इस फॉर्मूले से भी आ रहा है। तो परफेक्ट फॉर्मूला तो अगर मैं केडी आफ्टर टेस्ट की बात करूं तो यहां भी क्या लगना चाहिए था, 1 माइनस टी लगना चाहिए था, तब तो आपके दोनों आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। सर फिर आप हमारे को गलत फॉर्मूला बता रही है क्यों? सीधी बात है, इसकी बात ही खत्म करें पढ़ दो, और आंसर को मैं आपको इसी फॉर्मूले में क्या लगा दूं, मैं यहां पे क्या लगा दूं 1 माइनस टी लगा दूं, क्या लगा दूं, फिर दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। तो फालतू बात ही नहीं करें। फालतू बात इसलिए करनी है कि अगर एग्जाम में 5.714 ऑप्शन आ गया तो आपके तो 5.24 आएंगे, और 5.24 सही भी है। 5.714 आ गया बीकॉम के अकॉर्डिंग, बीकॉम में 5.714 है भाई, फिर क्या करोगे? एक बार बस दिमाग में एक चीज चलाना कि सर केडी रिडीमेबल के केस में आफ्टर टैक्स वाले फॉर्मूले में तो दिक्कत है, नहीं पहले दिक्कत खुद क्रिएट मत करना, पहले बिफोर टैक्स निकालना, आराम से टैक्स हटाना, आफ्टर पे आ जाना, आफ्टर ऑप्शन मिले टिक करके आ जाना। और आपके एनटीए ने ये क्वेश्चन दिया था, ये आंसर 5.24 से ही माना था भैया, लेकिन बाई चांस 5.24 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केडी आफ्टर टैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसमें 1 माइनस टी कैपिटल गेन पे लगाना ही नहीं है। तो फिर फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, चल ये फॉर्मूला काम करेगा इतना, यहां 1 माइनस टैक्स नहीं लगाना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लगाऊंगा, 1 माइनस टैक्स लगाऊंगा, ठीक है। 5.24 ऑप्शन मिलेगा, मैं उसको टिक करूंगा, मतलब जो भी आंसर आ रहा है इससे वो टिक करना है। लेकिन बाई चांस ऑप्शन नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहा, हमने ट्राई कर लिया, तो फिर क्लिक हो जाएगा दिमाग में, अच्छा एक बार यहां 1 माइनस टैक्स हटा के देखते हैं, या 1 माइनस टैक्स क्या करते हैं, हटा के देखते हैं वो ऑप्शन आ रहा है क्या, वो आया वो टिक करके आना है, ठीक है। चलो लिखो फॉर्मूला तो साथ साथ लिख लिया होगा, केडी बिफोर टैक्स, और यहां पर एक बार मैंने कहा हैश लगा लो, यहां परफेक्ट भी मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, 1 माइनस टी आना चाहिए भैया, लेकिन नहीं भी हो किसी ऑप्शन में और वो ऑप्शन ही आ रहा हो तो भैया उसको टिक करके आना पड़ेगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन कराने का ऑब्जेक्टिव मेरा इतना ही है कि देखो सर इससे आंसर 5.24 और यहां अगर लगाते हो तो भी 5.24, मतलब आंसर तो ये परफेक्ट है, लेकिन मेरे एग्जाम में बाई चांस ये आ जाए, ये आंसर कब होगा, व्हेन कैपिटल गेन आर इग्नोर्ड, व्हेन कैपिटल गेन अगर आपको कैपिटल गेन इग्नोर करना है तो फिर आंसर यही माना जाएगा एग्जाम में,
चलो सर अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और पूरा चैप्टर बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। केई में कोई दिक्कत नहीं है, केपी में कोई दिक्कत नहीं है, केआर में कोई दिक्कत नहीं है, और केडी में भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक रिडीमेबल में आफ्टर टैक्स आ जाए तो थोड़ा सा अपने आप को अटेंशन में लेके आ जाना कि गलत नहीं करना है क्वेश्चन। टू वो सही है ना, परफेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो बिफोर अगर कोई चीज अभी अपने केस में 10.48, आफ्टर आप तो डायरेक्ट बताओ क्या आना चाहिए 5.24। मैं फॉर्मूला नहीं भी लगाऊं, बिफोर टैक्स आंसर आ गया, उसमें टैक्स हटाऊंगा तो कितना आ रहा है 5.24, बस बात खत्म। 5.24 ऑप्शन में है, ठीक है। और आपके एनटीए का क्वेश्चन है, आपके एनटीए दिसंबर शायद 19 में ये क्वेश्चन आया था, अभी बताऊं मैं बोर्ड के ऊपर आपको, अपने नोट्स के अंदर है, वहां पे क्या काम मिली है इन्होंने, आफ्टर टैक्स, ये वाला, यहाँ पर टैक्स हटा, यहाँ टैक्स लेकर, तो अपन कौन सा आंसर मानेंगे, ये वाला मानेंगे। तभी मैं आपको कह रहा हूँ रिडीमेबल का केस है ना, तो पहले किसका आंसर निकालना, बिफोर टैक्स का, और सीधे सीधे क्या हटा देना, टैक्स हटा देना, बस बाकी दिमाग मत लगाना, वो आंसर मिल जाए पर बात खत्म, इतनी ही बात दिमाग में रखना, ठीक है। चलो सर और प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस की, एक बार मैं नोट्स में जाता हूँ, कुछ प्रैक्टिस में हाथवाती कराता हूँ, फिर केपी पे चलेंगे अपन डायरेक्टली। कौन सा, मैंने तो आपको प्रूफ दे दिया कि आंसर कौन सा सही है, अगर वो बिफोर, देखो जो चीज सही है ना वो सत्य होती है, चाहे वो कहीं भी आती हो। तो मैं क्या रिप्लाई करूँ आपको इस बात का, अगर आपके बुक में नहीं है इसका, तो मैंने तो आपको, मैंने कहा बीकॉम में भी क्या लिखा हुआ है 5.71 वाला है, वो नहीं है, 1/st वाला नहीं है, लेकिन एनटीए ने क्या माना है आंसर, और बताओ गलत मैं तो रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है, ये वाला सही है कि वो सही है, क्यों आपने पढ़ा था वो सत्य थोड़ी हो गया, तो मैं तो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ है वो सही है कि आंसर ये सही है, बताओ मुझे। तो अगर मैं आपको कहता हूँ आपके हाथ में 1 लाख रुपए है, 50% टैक्स लगेगा, तो आफ्टर कितना बचेगा, 50 बचेगा ना, तो वो आंसर कब आ रहा है, वो आंसर आ रहा है कब, मेरे को बताओ, यहाँ वन की करने से आ रहा है ना, कौन सा सही हुआ फॉर्मूला, ये बात ठीक है, ठीक है। अब बिको मैं कह रहा हूँ बिको में लिखा हुआ है, मैं आपको नहीं बताता तो काम चल जाता ना आपका, मैं अगर आपको यही छोड़ दूं 5.74, आपकी बिको में सही था, आपने भी मान लिया आपकी बुक में सही था कि करियो आंसर, ऑप्शन 5.74 नहीं मिला, तो क्या करके आओगे मेरे को बताओ, एक्चुअल में आंसर तो रियल में कौन सा बनना चाहिए, 5.24 बनना चाहिए भाई, जब बिफोर 5 आपके पास 10.48 आ रहा है, तो आफ्टर 5.24 दुनिया को दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो एक सेकंड, कोई क्वेश्चन इसमें है क्या, वैसे ये टेस्ट का है ना, मैंने टेस्ट लिया था उसमें डाला था बच्चों के लिए, लेकिन मैं क्वेश्चन इसमें अगर है तो मैं आपको करवा देता हूँ, इसमें तो प्रेफरेंस शेयर है, इसमें आंसर मैंने इक्विटी का डाला है, बच्चों को नहीं दूर, अपन अपनी फाइल से कर लेते हैं। ये थ्योरी है, कुछ थ्योरी कवर करेंगे, लेकिन अपन न्यूमेरिक पर बात करेंगे ना, ये सब कुछ लिखा है मैंने ना, नेट प्रोसीड कैसे क्या आती है आपके पास, ये एग्जांपल 2 3 4 5 आपके लिए है, केवल नेट प्रोसीड वगैरह निकालने के लिए ना, ये सब निकाल के लाओगे आप, इसमें कुछ मैंने कलाकारी की एक दो क्वेश्चनों के अंदर, तो कल एक बार इनको एग्जांपल 2 3 4 5 वो करके लाना, फिर अपन नेट प्रोसीड चेक करेंगे कल। आप तो एग्जाम का विशेष ध्यान रखकर ये क्वेश्चन करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिनट मिलेगी आपको डॉट, रीड करने से स्टार्ट होकर 1 मिनट मिलती है, 10.45, क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप क्या आंसर फाइनली टिक करके आओगे,
वैसे तो एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम की क्वेश्चन में मैं कैलकुलेटर चलाने नहीं दूंगा, है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको बिना कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करोगे। तो कितना रहा है? देखते हैं। टाइम तो हो गया आपका एग्जाम वाला, तो 4:05 पे स्टार्ट किया था, 4:08 हो गई, 10%। बोलो कितना रहा है? क्यों, इसमें तो क्या दिक्कत है भाई? पहले बात तो डेप्थ की बात हुई है ना, परपेचुअल का मतलब जिंदगी भर चलेगा, मतलब कौन सा केस है, इरिडीमेबल वाला, ठीक है ना। और तो नंबर ऑफ ईयर भी नहीं दिए, रिडीमेबल चाकर कैसे लगा लोगे? अगर मान लो आप रिडीमेबल का लगा भी दोगे फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ईयर लाओगे कहां से? और वैसे तो बाकायदा इसमें क्या लिखा है इन्होंने, परपेचुअल, मतलब जो जिंदगी भर चलता रहता है, इनफाइनाइट। चलो सर मैं फॉर्मूले में फिर फिर करो, एक बार सोल्यूशन मत भागो, फॉर्मूला बोलो। सर टैक्स रेट भी गिवन है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन की थोड़ी भावनाओं को ध्यान दो, टैक्स रेट दिया है तो केडी बिफोर चाहता है कि आफ्टर चाहता है? आफ्टर चाहता है, ये बात क्लियर है। सिर्फ फॉर्मूला तो होता है इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 100, ये तो बिफोर का होता है, और इसमें से अगर मैं 1 - टी हटा दूं तो आफ्टर का हो जाएगा। आओ मतलब एक, और चलो सर पर डिफेंस चलोगे फुल वैल्यू पे चलोगे, फुल वैल्यू पे चले तो पर डिफेंस का तो आपके पास सीन भी क्लियर नहीं है। 1,00,000 का 10% कितना ब्याज देना पड़ेगा? 10,000। टैक्स देने के बाद 30% हट जाएगा तो 7 देने पड़ेंगे ना, 7 डिवाइडेड बाई आपका 1,00,000 इंटू 100, बस आंसर ये करना। नेट प्रोफिट कितना है? परपेचुअल डेट तो बोले, अच्छा 5% प्रीमियम भी है, 1,05,000, 1,05,000 मैं रिडम्पशन करूंगा, सॉरी लेके डेट एक कंपनी इशू, अच्छा इशू किया सॉरी अपने, हाँ 1,05,000 वापस पढ़ ले। एक कंपनी है इशू 10% परपेचुअल डेट ऑफ 1,85,000 प्रीमियम, मैंने किस पे इशू किया? 5% प्रीमियम पर, तो 1,00,000 थोड़ी आएंगे जेब में, 1,05,000 आएंगे। इशू एक्सपेंस आपके पास है नहीं, तो बताओ ब्याज कितना जाएगा? 7,000, इंटरेस्ट कितना जाएगा? 7,000, और जबकि हाथ में कितने आ गए? 1,05,000। सर ये इंटरेस्ट आपने 10 क्यों नहीं लिया? टैक्स रेट था इसलिए मैं आफ्टर पे आ गया, किस पे आ गया? आफ्टर पे। चलो सर, और आपको मन करे कि नहीं नहीं सर मैं पहले बिफोर निकालूंगा, कोई बात नहीं बिफोर निकालो, लो मैं वापस से इसको 10 ही कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 10 ही। मैं क्या निकाल रहा हूं? पहले बिफोर, लेकिन मेरे को आंसर आफ्टर का टिक करके आना है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट दी है, मतलब ये आफ्टर चाहता है मुझसे। मैं इसको सोल्व करके देखता हूं। पहले मेरे को एक सीधी सी बात ये बता दो कि 10 से डिवाइडेड 1,05,000, अगर ये 1,00,000 होता, ये 10,000 होता, तो आंसर 10% होता ना। 10,000 डिवाइडेड 1,00,000 होता तो आंसर 10% होता, ये बढ़ गया तो आंसर 10 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। और अभी तो टैक्स रेट और है, टैक्स रेट और कम होगा ना आंसर तो।
तो पहले बात तो ऑप्शन ही चेक करते, चारों ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो किससे ज्यादा थे, 10 से ज्यादा थे, 10 या 10 से ज्यादा, तो आंसर तो या तो बनता 6.67 या 8.21। आप 10 क्यों बता रहे थे, 10 का तो कोई सीन ही नहीं होना चाहिए था। चलो और चेक करें। चलो सर इसको एक बार काट के देखिए अपन, 10,000 डिवाइडेड 1,05,000 करने पर कितना रहा, 10,000 डिवाइडेड कितना 52 माइनस 1 माइनस टी, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.52 इंटू 0.7 6.6, ये तो परफेक्ट आंसर आ रहा था 6.66%। ये ऑप्शन में था आपके पास 6.6। सर मैं एग्जाम में और थोड़ा टाइम कंसीडर करता, अच्छा बचाता। देखो सुनो, सबसे पहले बात बताओ, क्या ये परपेचुअल है ना, हाँ, फॉर्मूला तो कौन सा काम करता, इंटरेस्ट टैक्स हटाना पड़ता आफ्टर के लिए, नेट प्रोसीड का डिवाइड करना पड़ता इंटू 100। तो स्पीड कैसे मेंटेन करते, 1 लाख का 10%, 10,000, 30% गया तो 7,000, हाथ में आ गए 1,05,000 इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो काटी, 7 डिवाइडेड 105 इंटू 100। और मैं यहां जाके एक इंटरप्रिटेशन ही निकालता कि 7 में अगर 100 का डिवाइड होता ना तो 7% आंसर होता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादा है, 7 से कम, और 7 से कम कितने ऑप्शन में था, एक ऑप्शन में। शायद मेरे को उसको पूरा सोल्व भी नहीं करना पड़ता, वो तो एग्जामिनर स्मार्ट होता तो ऑप्शन कैसे देता, 6.67, 6.26, 6.26, 6.89, 6.21 या 10, तब जाके तो आपको ये पूरा सोल्व करना पड़ता। अभी तो आपकी किस्मत साथ दे रही थी कि 7 डिवाइडेड 105 करने से आंसर 7 से तो कम आएगा मैथमेटिकली, तो 7 से कम आएगा, 7 से कम कितने ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन में था। नहीं फिर भी चलो इसकी बात करो, क्यों तुक्काबाजी करे सर, हो सकता है इस बार 6.2, 6.8 ऐसे नियरेस्ट आंसर आ जाए, सोल्व करना तो आता ही है ना आपको इसको, तो आओ करो मेरे साथ साथ। सर पहले और शॉर्ट कर लू इसको एक बार, 5 से काटू तो ये 20 टाइम कर जाएगा और ये 21 टाइम कर जाएगा, 7 से काटे तो 3 बार कट जाएगा, मैं 20 के अंदर किसका डिवाइड करके देख लूं, 3 का। और आते ही बचपन से करते थे अपन, 3 की टेबल बोलना स्टार्ट करें, 6 टाइम जाएगा तो 18, वैसे यहाँ से क्लियर हो गया 6 वाला आंसर। फिर भी और आगे चलना चाहो सर, ये 2 कैरी करेगा, ऊपर से एक जीरो खुद मन से उतारते तो पॉइंट लगाना पड़ता था अपन को, 6 की टेबल में फिर 18 आएगा, कितनी टाइम, 6, हाँ 6 टाइम, फिर 18 2 बचेगा, फिर 6 आएगा, 666 तो 6.6। तो टाइम क्यों खराब कर रहे थे इतना, और 10,000 तो कैसे, 10% तो कैसे आया मेरे को बताओ, ये क्या किया था आपने, सुनाई नहीं देता मेरे को तो, हाँ तो ये 10% देख लिया इसलिए बता दिया। अब ये तो आप कैसे करोगे एग्जाम में, समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसे रेट दिख गई तो ये तो दिखेगी सबके आगे, फिर तो मैं आपको ये बता देता केडी के आगे जो लिखी हुई वो आंसर करिए ना, डिबेंचर के रोड लिखी हुई वो आंसर करिए ना। ऐसे मन से क्यों मान लेते हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, फिर ये क्वेश्चन में फालतू तक क्यों लिखते हैं। अगर मान लो वैसे अगर यही बोलना है मेरे को तो मैं तो आपको ये बोल सकता हूँ कि डिबेंचर के आगे जो रेट हो वो केडी की, प्रेफरेंस के आगे जो रेट हो प्रेफरेंस की। मन से मतलब कुछ गलती ऐसे ईमानदारी वाली गलती तो करो, तो भी टैक्स रेट भी थी आपके पास, तो एटलीस्ट 7% तो बोलते आप। नहीं इसमें बिफोर भी तो नहीं बोला, चलो मेरे को बताओ, इसमें ना बिफोर बोला ना आफ्टर बोला, फिर मैंने आफ्टर क्यों निकालने की सोची, टैक्स रेट की मैंने, तो टैक्स रेट क्यों होती है, मतलब मुझे क्यों होती है बिफोर, आप ये क्यों मानते हो बिफोर ही होती है, टैक्स रेट है तो आफ्टर भी होगी, और टैक्स रेट दिया है तो क्या चाहता है ये, आफ्टर चाहता है। और चलो और 100 बातों की एक बात करें, चलो सर मैं तो इसको बिफोर निकालूंगा एग्जाम में, क्या निकालूंगा, बिफोर, बिफोर भी निकालता निकालता तो 10,000 डिवाइडेड 1,05,000 इंटू 100 करना एक बार, 10,000 डिवाइडेड 1,05,000 इंटू 100 करो, हाँ समथिंग 10 से थोड़ा कम आएगा, 9.5 के आसपास आएगा, 10,000 डिवाइडेड 1,05,000, चलो 9.52, ऑप्शन में क्या है 9.52, फिर किस पे आना पड़ता, आफ्टर पे आना पड़ता,
अगर आप चाहकर भी ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं तो बिफोर निकाल के आऊंगी और एक ऑप्शन में है तो मैं आर्गुमेंट करूंगी एनटीए से कि सब आपने बिफोर आंसर क्यों नहीं माना, लेकिन आर्गुमेंट करोगे कहां से, इसमें बिफोर का आंसर ही नहीं है आपका चार ऑप्शन, तो फिर सीधा किस पे आना था, आफ्टर पे आना था। आफ्टर पे आंसर कितना बना 6.67। ठीक है, चलो ये भी मैं बाद में कराऊंगा, एक और क्वेश्चन करते हो। फिर से मैं टाइम स्टार्ट करता हूं आपका, है ना, एक सेकेंड पहले इसमें। ठीक है, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 9। 10.56। टाइम का विशेष ध्यान रखो भाई। देखो आंसर है आपके सामने, एक बार उस पर नहीं जाकर केवल क्वेश्चन को देख के एक बार वैल्यू पुट करने की कोशिश करो भाई। ये अगले वाले क्वेश्चन में भी बिना सॉल्यूशन का कराऊंगा आपको, और अब वो 11th वाले बच्चे तो होने ही आपके फटाफट आंसर देख के फटाफट बता देगा सर 4.67 मेरा सही आ रहा है। ठीक है, वो दिमाग मत लगाना। इसमें कैलकुलेटर चला लो, चाहिए एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसमें चाहो तो कैलकुलेटर चलाओ, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। और पॉइंट यार है, कितना रहा, सिमरन आंसर तो भाई ऑनलाइन आजकल आंसर कैसे नहीं देते हो, पहले बहुत आंसर आते थे आपके, आजकल आंसर नहीं आते भाई। कितना आंसर आ रहा है बोलो हेमा, क्या नाम, हेमा बोल, निहार का बोलो। दी हुई होगी रिडेम्पशन और मेच्योरिटी, कुछ नहीं कहा तो किस पे होगा, फेस वैल्यू पे 100%। अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की दी है और कुछ नहीं कहा तो रिडम से कितने पे करूंगा, 100 रुपए पे करूंगा। ना करो ना, वही करो, मैं तो ज्यादा, मैं तो वही बताना चाह रहा हूँ आपको, पहले बिफोर निकालो फिर आफ्टर करो। अब तो 0.7 से गुणा करो डायरेक्टली। हाँ
7.61। सिमरन के आ रहे हैं 4.67। चलो मैं लिखता हूँ एक बार, सिमरन के आ रहे हैं 4.67। एक सेकेंड। सिमरन ने बताया 4.67% और नीलम ने बताया 4.76%, और आपने बताया 7 पॉइंट समथिंग। जी 1/4/17 एंड कब होगा? 31 मार्च 18। कितने साल हुए? 1 साल। ऐसे 22 तो 1/4 आ गई, तो 22 को क्यों गिन रहे हो? वो तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है। 1/4/17 से एंड कब होगा? 31 मार्च 18, 1 साल। 31 मार्च 19, 2 साल। 31 मार्च 2020, 21, और ये 22, 31 मार्च 2022, 5 साल। तो नहीं, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा एग्जाम में। पहले तो मेच्योरिटी वैल्यू नहीं दी तो फेस वैल्यू तो मानी जाएगी, मन से तो नहीं लाओगे डिस्काउंट या प्रीमियम वगैरह। आओ सर, पहले बात तो केस रिडीमेबल का है कि रिडीमेबल का? रिडीमेबल का है। तो मैंने कहा था पहले क्या निकालना हमेशा? केडी बिफोर टैक्स। ये बताया मैंने आपको। सर इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। ये बिफोर है सर, मैं बिफोर निकालने जा रहा हूं। पहले बताओ इंटरेस्ट कितना रखूं? 100 रुपए का 10%, जबकि मैंने इश्यू किस पे किया है? 10% प्रीमियम पर। वो तो नेट प्रोसीड की कमाएगा। 100 रुपए का 10%, 10 रुपए इंटरेस्ट प्लस आरवी रिडीमेबल वैल्यू। सर मैंने इश्यू तो किस पे किया है? प्रीमियम पर। रिडेम्पशन के बारे में क्वेश्चन चुप है, तो रिडेम्पशन किस पे होगा? पार वैल्यू पे। मैं मन से तो मानूंगा प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह वगैरह। इश्यू किस पे किया मैंने? 10% प्रीमियम पर। कोई खर्चा भी है क्या सर? खर्चा नहीं है सर। तो मेरे हाथ में कितने है? 110। 10 साल, 5 साल बाद रिडेम्पशन होगा। 5 साल निकालना आ गया। इसमें गलती मत कर देना भाई। 100 प्लस 110 डिवाइडेड 2 इंटू 100। चेक करें। 100 में से 110 गया तो माइनस का 10, माइनस 10 में 5 कर तो माइनस का 2, माइनस का 2 इसमें किया तो 8। ठीक है। 100 प्लस 110, 210, 210 का आधा किया तो 105 इंटू 100 करने पर 7.6 आ रहा है। 7.6 ये कौन सा आया? बिफोर। लेकिन मुझे क्या करना है? इसको आफ्टर करना है, क्योंकि यहां पर बाकायदा लोगों टैक्स रेट है। और 7.6 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब मैं 7.6 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूं। करो 7.6 को 0.7 से मल्टीप्लाई। 7.6 को 5.3 आगे 5.33% देने में कैसे? हाँ तो बोला क्यों नहीं? बोल रहे क्यों नहीं हो? आओ चेक करें। सर 100 माइनस 110 डिवाइडेड 5 प्लस 10 डिवाइडेड 105 इंटू 100 7.62%, 7.62% बिफोर माइनस 30%, आंसर इज 5.33। 5.33 परफेक्ट आंसर 5.33। नीलम जी आंसर क्या होता है? 4.76 नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि आपको एक बार आंसर क्या करना है? ये वाला करना है। हाँ तो पहले ये परफेक्ट बोलना है, आंसर पहले ये बोलना है। मैंने भी आंसर कौन सा कर रखा है? कब? जब मैं यहां पर टैक्स रेट नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैंने कहा आपका एनटीए 5.33 मानेगा, तो पहले 4.76 नहीं बोलना है, पहले क्या बोलना है अपन को? 5.33। हाँ वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो किस पे आएंगे फिर? 4.76। ठीक है। या फिर भी चेक करने को गलती नहीं कर रहे हो। एक कंपनी इशूड 10%, या अपन एक बार पहले उसको चेक करो ना, उसका कितना आंसर आ रहा था आपका? अगर मैं विदाउट टेस्ट एक सेकंड ये चेक कर लूं मैं। 100 माइनस 110 डिवाइडेड 5 और अपन ने यहां से हटाया टैक्स रेट। ठीक है, तो 4.76
अगर अपन यहां से भी हटा दें एक से कौन से वाला, हाँ इससे तो आ रहा होगा, चेक कर लो, मैं चेक कर लेता हूँ। +7 डिवाइडेड 105 इंटू 100 आ रहा है ना 4.76। आ रहा है आ रहा है, चेक कर लो एक बार है ना। 100 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.7 +7 डिवाइडेड 105 इंटू 5.33, ठीक है। हाँ 5.33, ये यहाँ टैक्स नहीं लगा रहे ना अभी अपन, हाँ अगर ये टैक्स यहाँ इग्नोर कर रहे हो जो भी मैंने बताया आपको, तो आंसर कितना बनेगा आपका 4.76। अपन को क्या करना है, टैक्स लगाना है, क्या करना है, टैक्स। एनटीए ने वो आंसर माना है भाई, ये बीकॉम का आंसर है। किसका आंसर है, बीकॉम। लेकिन आपको आंसर कौन सा माना है एनटीए ने, 5.33। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आपको केडी आफ्टर टैक्स निकालना हो रिडीमेबल के केस में, पहले क्या निकालना है, बिफोर, उसको क्या करना है आफ्टर। कितना आंसर मिलेगा 5.3। ऑप्शन में है टिक करना है, ऑप्शन नहीं है नहीं है नहीं है तो क्लिक क्या आएगा, सर शायद यहाँ टैक्स नहीं लगाया, शायद यहाँ टैक्स नहीं लगाया, तो फिर मेरे को आना पड़ेगा किसपे 4.6, ठीक है। इसका आंसर मैं कितना लिखूं एक बार, 5 पॉइंट, आप नोट्स में लिखना जरूर है ना, 5.33। मैं पहले इसको टिक करने की कोशिश करूंगा एग्जाम में। दिसंबर 2019 लो आपके मन की निकाल लेते, ये तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है, और ये अटेम्प्ट में भी देने गया था भाई, उस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019। करो देखिए, अब इसमें डॉट में आपको चलो 2 मिनट देता हूं एग्जाम में, बिना कैलकुलेटर के, कि एग्जाम बिना कैलकुलेटर के आया था भैया, आपको मैं बिना कैलकुलेटर के कह रहा हूं, 2 मिनट देता हूं मैं आपको पूरे पूरे। अभी टाइम हुआ है 11:08, मैं आपको 11:11 तक का टाइम देता हूं। सिमरन आंसर दो भाई। आंसर बहुत नियर है, बहुत नियर, ठीक है ना। दिसंबर 2019 के बाद पेपर पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो दिसंबर 19 के बाद से, दिसंबर 19 और उसके बाद से, उस टाइम पेपर पैटर्न बहुत अच्छा हुआ था।
चलो आंसर तो लो, चलो चलो आंसर तो लो। सिमरन आंसर बताओ भाई, टाइम तो हो गया आपका जो दिया था। 6.18 सुधारो, ठीक है ना। मेरी भी बहुत खराब है, मेरी भी बहुत खराब है, लेकिन मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को तो कैलकुलेटर चलाने में दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्मार्ट आंसर की तरफ भी चला करो। क्या डिवाइड इसका हो रहा है तो इससे तो कम आंसर बनेगा, थोड़ा इससे पकड़ने की कोशिश करो। और अब ये आंसर कौन से वाला आया देखो आपके पास, ये आंसर कौन से वाला आया जो एनटी ने मानना है। और अगर वो 1 - t वाला नहीं रूल लगाया तो इस शायद इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा ही नहीं होगा। मैं चेक कराता हूँ भी आपको। चलो पहले बात तो क्वेश्चन पढ़े आओ मेरे साथ साथ। क्या कहा, एक कंपनी रेज रुपीज मान ले, एक कंपनी को 1 लाख रुपए रेज किए कंपनी ने, इशू 1010% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, जिसका रिडीम्पशन कब होगा, 10 साल बाद। इफ द कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40%, बोट विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले बात तो टैक्स रेट है और रिडीमेबल है, और अब यही तो दिक्कत है सर, डेब्ट भी आ गया, रिडीमेबल भी आ गया सर, रिडीमेबल भी आ गया, तो दिमाग लगाना है एक बार सर, एक बार मेरे को समझना है। पहले मैं कौन सा लगाऊंगा, पहले बिफोर निकाल कर आफ्टर करके देखूंगा, वो ऑप्शन मिल गया तो मैं आगे चलूंगा, बात खत्म। वो नहीं मिलेगा तो सर वो बिको वाला फॉर्मूला लगा के देखूंगा। यहां तक तो क्लियर है ना। पहले मैं बिफोर टैक्स निकालता हूं। चलो सर, एक कंपनी रेज मान ले, मैं पर में चलू ना, 100 रुपए का 10%, कितने रुपए का इंटरेस्ट आएगा, 10 रुपए का, प्लस आरवी रिडीमेबल वैल्यू, आपने कुछ नहीं बोला तो मैं 100 रुपए रिडीम करूंगा, माइनस एनपी 100 रुपए का शेयर 2% डिस्काउंट भी इशू कर रहे हो सर आप, तो 98 हाथ में आएंगे सर, आपकी खर्चा कुछ दिया नहीं था हमारे को। रिडीम्शन कब होगा, आज से 10 साल बाद। 100 प्लस 99 डिवाइडेड बाई, ठीक है। एग्जाम में वैसे थोड़ा सा बिना कैलकुलेटर के अमाउंट इतनी अजीब से देना थोड़ा गलत है इनका, लेकिन कुछ कर नहीं सकते भाई इनका। चलो सर, मेरे को एक बात और क्लियर होती है, 100 प्लस हाँ 98, 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2। अब ये तो कंफर्म हो गया सर, यहाँ से तो बिफोर का आएगा, जबकि एग्जाम में तो आफ्टर पूछा गया था, तो एक टैक्स तो यहां भी लगेगा, और आपने सर एंटी वाला आंसर बताया तो एक टैक्स यहां भी लगेगा। क्लियर मेरी बात सर? या तो मैं यहीं पे 2 बार टैक्स हटा के फाइनल आंसर आफ्टर टैक्स निकालूं, या पहले बिफोर पे आ जाऊं फिर आफ्टर कर लूंगा, दोनों में से दोनों ऑप्शन क्लियर है मेरे पास। सर अगर मैं इसको यहां से 40% हटाता हूं, 40, तो ये 6 रुपए बच गया, बोलो हाँ या ना। 10 में से 40% गया तो 6 रुपए। 100 माइनस 98 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 10, तो 2 डिवाइडेड 10 0.2, और 0.2 को अगर मैं 40% हटाऊं तो 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई, यहां तो 2 डिवाइडेड 10 0.2 आ गया ना। तो अगर मैं 0.2 को अगर मैं सीधा इंटू करूं 60 से, तो ये 0.12 सर, 0.12, तो 6.12 डिवाइडेड बाई 99 इंटू, यहां से तो आगे 6.12 आ रहा था ना, तो चेक करना। 10 में से 4 गया तो 6, 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.6.2, और ये आ गया अपना 6, तो 6.12, ठीक है। 6.12 सर, 6.12 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100, आंसर इज 6.18। सर इससे आंसर आया 6.18। क्या ये ऑप्शन में था क्या मेरे पास? हाँ सर था। और आंसर क्या बेटा, 6.18। कौन से से पिटाइए, जब यहां भी क्या किया इन्होंने 1 - t। सर अगर मैं एक बार बिको वाला लेके देखूं, बिको वाला, मैं कंफ्यूजन तो क्रिएट होती कि अगर वो ऑप्शन भी था क्या एक बार एग्जाम में। सर यहां टैक्स मत लगाओ, एक बार यहां टैक्स लगा दो। 100 में से 98 गया 2, 2 में 10 का डिवाइड किया तो 0.2, यहां पे 6.2 डिवाइडेड 99 इंटू 100, आंसर आ रहा है 6.26, आंसर आ रहा है 6.26। क्या ऑप्शन में 6.26 है क्या? कौन सा सही किया इन्होंने? 6। और ये आंसर बीकॉम का तो नहीं है, यहां से तो किसका था? जब आपका 1 - t भी यहां किया जाएगा। और ये समझ लो 19 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, आप बच नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते बीकॉम वाला आंसर में टिक है, वो ऑप्शन भी नहीं था आपके पास। हाँ ये ऑप्शन में होता,
तो मैं शायद थोड़ी सी बात आपकी ये भी मान लेता कि शायद हो सकता है बोनस अंक दे दे आपको, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन में, फिर आप बच नहीं सकते। आप ये नहीं सकते मैंने वो मान के करा, ऑप्शन में नहीं था, मैंने किसी की भी टिक करके आगे तुक्के से, ऐसा नहीं चलेगा भैया। अब मैं तो बताओ, चलो बिना कैलकुलेटर के मान रहा तो दिक्कत थी, कैलकुलेटर के साथ में 6.18 नहीं आ रहा, ये तो दिक्कत है भाई। अभी भी नहीं आ रहा, क्यों? रखो ना वैल्यू, एक सेकेंड, ये कितना है 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड 0.10 कितना हो गया 0.2, टेक्स हटाऊं 6 40% पहले क्यों मैं टेक्स तो हटाऊं। अच्छा बिफोर निकालो पहले, सब कुछ बिफोर निकालो, चलो सब कुछ बिफोर निकालो। आओ 100 में से 98 किया 2, 2 में 10 का 0.2, 10 में किया 10.2, ये ठीक है, डिवाइडेड बाई 99, हाँ निकालो आराम से, क्या दिक्कत है, बिफोर आ गया 10.2 डिवाइडेड 99 इंटू 100 निकालो, 10.2 डिवाइडेड 99 इंटू 100, यहां से आ गया 10.30, कितना आ गया, इसमें से क्या हटा दूं, टैक्स 40% हटा दो, मतलब 0.6 से गुणा कर दो इसको, सीधा 0.6 से मल्टीप्लाई करो, 0.6 6.18, वन माइनस टी हटाने की आदत है, 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी हट गया, माइनस हटाओ 40%, हाँ सही है ना, तो निकालो। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें परेशान मत हो, मान लो 100 रुपए है, कितने हैं 100, 40% टैक्स लगना है इस पे, तो मेरे पास तरीके हैं, 1 माइनस 0.4 तो 0.6 से गुणा कर दो, 100 को 0.6 से लगी तो 60 रुपए, नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे हम, तो 10 का सीधा सीधा 60%, तो भी ठीक है, टैक्स हटाने के बाद 60%, या सर पहले टैक्स देख लो कितना है, 10 का 100 का 40 रुपए, 100 में से 40 हटा दो तो 60, ऐसे इसमें करा दो ना, 10.3 बिफोर टैक्स कितना लगेगा 40%, तो या तो ये हो कि पहले मैं इसका 40% निकालू आराम से, तो इसको हटा दूं, या मैं डायरेक्ट इसको किससे गुणा कर दूं 60 से कर दो, डायरेक्ट आफ्टर पे आ जाओगे, या तो इसका पहले 40% निकाल लो टैक्स, फिर हटा दो उसको, सीधी बात है, या टैक्स इस रेट में से हटा के सीधा 0.6 से गुणा कर दो। अब सोचो आपका आंसर कौन सा परफेक्ट, पहले बात तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, आपका आंसर कौन सा सही किया गया 6.18, और आपको मैं प्रैक्टिकल बता दूं, वैसे एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया था यही 6. ये जो आंसर दिसंबर 19 वाला, क्लिक तो मेरे भी क्या होगा दिमाग में, बीकॉम वाला फॉर्मूला, क्योंकि बीकॉम में वो धड़ेले से मैं को 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैंने भी आंसर कितने निकाल के देखे 6.26, और ये मैथमेटिकल दिक्कत भी बहुत थी, मतलब 6.26 में अजीब सा आ रहा था मेरे, तो मेरे को 6 पॉइंट लगभग मेरे पास आया, तो मैंने एक बार सोचा ये आंसर ये सही है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैंने कहा यार आंसर परफेक्ट तो आ रहा नहीं है, कैलकुलेटर पे कट रहा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 6.82 के आसपास आ रहा है, फिर मेरे को क्लिक हुआ, मैं यार एक बार नहीं, एक बार कौन सा फॉर्म लगाया डायरेक्ट ही आफ्टर टैक्स वाला, और जब लगभग मैं यहां तक, देखो यहां तक आने में तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बिना कैलकुलेटर के भी, या तो मैं देखता हूँ 100 में से 98 गया, 2 में 10.2, 10.2 99, या तो पहुंच गया ना। अब मैं आपको सुनो मेरी बात, 10.2 में 100 का भाग लगता तो आंसर 10.2 आता ना, अगर 100 का डिवाइड होता तो आंसर कितना आता 10.2, आप तो ये मान लो कि मैंने 100 का डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 10.2, लेकिन थोड़ा 100 से कम है, थोड़ा 100 से कम है, तो यहां से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ के आएगा, ये तो समझ में आता है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, अगर मैं इसे 100 का डिवाइड करता तो आंसर कितना आता मेरा पूरा 10.2, 99 किया तो 10.2 से थोड़ा ज्यादा 10.25 मान लो, 10.30 या 10.35, इससे ज्यादा तो नहीं भागोगे ना, अप्रोक्सली अगर मैं 10.2 से थोड़ा ज्यादा ले लिया, मन से भी ले लेता तो कम से कम आप यही लेते ना, या 10 मतलब 2 ही रहने दो एक बार, कोई बात नहीं, खास बात नहीं है, 10.2 ही रहने दो, आप तो 100 ही मान लो इसको, तो आंसर कितना लेता मैं तो 10.2 ना, बोलो हाँ या ना। अब 10.2 का 10.2 मैं तो इसका 60% करना है ना, मैं सही था 60% कर रहा हूं, चेक करो आराम से, 10.2 का जिसमें गलत है 10.3 आ रहा है ना, मैंने तो कितना लिया है 10.2 लिया है, एक बार नियरेस्ट आंसर भी तो पूछ ली दो एक बार, आओ चेक कर सर, 0 0 0 6 12 एक कैरी करेगा 0 एक कैरी हो 6 6.12, अब मेरे को बताओ लगभग
6.12 कहां टिक करोगे बोलो, आप बताओ ना 6.12, जबकि मेरे को पता है आंसर थोड़ा 10.2 से मैंने 10.3 की जगह 10.2 लिया, आंसर थोड़ा सा बढ़कर आएगा, थोड़ा सा बढ़कर 6.12 के बाद क्या था, तो मैं कह क्यों 99 की तरफ हो रहे हो, एक का कितना फर्क पड़ रहा है ना। हाँ ये आंसर ऐसे होते 6.18, 6.20, 6.22, 6.16, अब नहीं बच सकते थे, अब आपको पूरा परफेक्ट लाना पड़ता भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं तो कह रहा हूं 10.2 में सीधा सीधा 100 ही मानो आप तो उसको, लेकिन इतना तो दिमाग लगा लो कि 10.2 में 100 का डिवाइड से 10.2 आता है, 99 का डिवाइड से 10.2 से थोड़ा सा तो ज्यादा, 10.2 की जगह 10.3 मान लेते हैं, क्या मानते हैं 10.3, परफेक्ट आंसर 6.18 आ जाता। हाँ 95 होता, 90 जब तो समझ में आते फिर तो, लेकिन 100 99 में क्यों परेशान हो, 99 का डिवाइड करने में तो आपकी कॉपी बढ़ जाएगी आपको, क्यों क्यों कर रहे थे, तो मैं बोल रहा हूँ 99 की क्यों डिवाइड करते हो, 100 का डिवाइड करो ना आप, तो उसमें परेशान मत हो, मतलब 99 पे, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, 99 का डिवाइड करने से कोई सेंस नहीं है, आप 100 मान के चलो ना उसको एक बार, बस थोड़ा ये दिमाग जरूर लगाना कि 10.2 डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू 10.2, 99 होते वो थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, 10.2 की जगह चाहे 10.25 रख लो आप, तो थोड़ा सा बढ़ा के तो चलो 10.3 रख लेते तो परफेक्ट ही आंसर आ जाता, और मैं तो कहूँ चलो मैं तो 10.2 रख के बता दिया ना आपको, 6.12 पे आ गया मैं, और आज से पता है 6.12 से थोड़ा सा तो ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने 10.2 गलत लिया था, 10.2 से थोड़ा ज्यादा था, तो 6.12 से थोड़ा ज्यादा 6.18, अभी एग्जाम में मेरी भी आया था क्वेश्चन, पहले एग्जाम में 6.26 दिमाग में घूम रहा था, फिर बाद में परफेक्ट आंसर क्या निकल गया है 6.18, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरे मन से क्वेश्चन डाला हुआ नहीं है, अब आप कह नहीं सकते सर एग्जाम में क्या करेगा, लो एग्जाम में ये कर दिया इन्होंने, अब क्या बिगाड़ लोगे उनका, अब करना आपके आंसर, मेरी बुक में ये लिखा हुआ है आंसर, क्या कर लेगी आपकी बुक क्या कर लेगी। चलो अभी 2022, ये तो भी लेटेस्ट है ना, 2022 का पेपर देता हूं, चलो फिर से मैं आपको 1 मिनट, डेप्थ का फिर से क्वेश्चन आया, करो आंसर, ये ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन भी नहीं छुपाऊंगा आपसे, और ऑप्शन थोड़े नियरेस्ट है दूर है वो आप चेक करो, स्मार्ट आंसर की तरफ चलो, थोड़े स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करो, लेकिन पहले सबसे पहले वैल्यू लेकर आओ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, काटना बात की बात है। बस अगर सही है तो आंसर आ रहा है, और लगभग लगभग ये मानो अगर आंसर आ गया ऑप्शन में है तो सही है आपका, उसमें ज्यादा फिर बार बार चेक मत करना क्या और सही है क्या, आंसर अगर आप रजिस्टर में कर रहे हो तो आंसर आ गया और ऑप्शन में मिल रहा है टिक करके आगे चल चलना, बस दोबारा चेक मत करना। आओ चेक करो, पहली बात तो क्या लिखा हुआ है परपेचुअल, जो हमेशा जिंदगी पर चलता रहेगा, मतलब कौन सा है इरिडेबल, तो पहले तो मजे हो गए, इरिडेबल आया फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाता है। सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 1 लाख का 10% 10,000, और टैक्स हटा दो, टैक्स हटा दो तो 35% 10,000 में से हटाया तो 6,500, 10,000 का 35% 3,500, अगर हटा दिया तो 6,500, यहां तक आ सकते हो ना। और यह सर मेरे को तो नहीं टैक्स का पहले लफड़ा ही मत पढ़ो आप, तो पहले बिफोर पे आने दो हमेशा, लो पहले बिफोर चलते हैं, कितना है 10,000 डिवाइडेड 1 लाख 10,000 इंटू 100, यहां तक तो आ गया क्या, आरवी सॉरी इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 100, सर 10,000 डिवाइडेड 1 लाख करता तो आंसर 10% के आसपास आता, ये तो थोड़ा सा 10 से ज्यादा का है तो थोड़ा सा ज्यादा, चल चलो अपने पूरे काट लेते हो, लो से पहले काटो जितना कर जाता है, 4 जीरो से 4 जीरो काट दे 10,000, ठीक है, और बस सर 100 डिवाइडेड 11 करके देख लेते हैं, 99 एक कैरी करेगा, वापस 0 पुट करोगे 0 9.9, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर टेस्ट कितना है 35%, सॉरी 35%,
अब बताओ 9.9 का 35% करोगे तो क्यों फालतू दिमाग लगा रहे हो, उसको 10 करो ना। कितना करो? 10। आंसर 9.9 तो सही आ रहा था क्या अपना? तो फटाफट चेक करो। यहाँ पे 100 डिवाइडेड, ये तो एक लाख जैसा था ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा 9.09 सर, 9.09। अब मेरे को इसका कितना परसेंट हटाना है? 35%, मतलब 65 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इसको सीधे किससे मल्टीप्लाई करो, और ये पॉइंट पॉइंट भूल जाओ, है ना, 65 से गुना करना वो तो आता ही अपन को। आप मल्टीप्लाई करो 9, मैं तो पूरे कर रहा हूँ 9.0, मैं तो 909 ही करता हूँ। 909 इंटू 65, इस पे तो आ जाओगे ना 590.85। तो आंसर क्या बनेगा? 5.9। तो उसमें पॉइंट ऑफ परेशान मत हो, आंसर क्या बन गया? 5.9। अब क्या क्यों फालतू ऑप्शन एमसीक्यू पे तो दिख रही है ना हमारे को, वो दिख जाएगा हमारे को आंसर। अब सर ये क्वेश्चन अभी 22 में आया, और क्या ये लगभग क्वेश्चन इसी के जैसा था क्या? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर आप अपनी तारीफ कर रहे हो, साहब ये देखो आया था, अब सेम डिट्टो मेरा क्वेश्चन आ गया, मैं वो नहीं कह रहा हूं। सर ये कब आया था क्वेश्चन? 15 में। तब मैंने इसको पुट किया था आपके लिए कि हाँ बच्चों को पढ़ाना है, ये कराना है। अब यही क्वेश्चन 2022 में फिर से किया। बच्चा कहता रिपीट नहीं होते, रिपीट होते तो है भैया, बस थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, हल्का सा वैल्यू को थोड़ा आगे पीछे कर दिया, टेक्स्ट को 35 से बढ़ाकर 40 से कम करके 35 कर दिया वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन तो सेम डिट्टो कट को भी पेस्ट था, हल्का सा इधर उधर किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, आ सकते हो। और 2022 का क्वेश्चन है भाई, तो आप ये मान लो डेब्ट का क्वेश्चन आता तो है, लेकिन हाँ ज्यादातर मैंने देखे हैं डिवेंचर इरिडीमेबल वाला आता है, रिडीमेबल नहीं आता। बाई चांस ये दिसंबर 19 में पेपर देने के किस्मत खराब मान लो कि दिसंबर 19 में आया था, लेकिन उसके थोड़ा सा मैंने कम देखा है। आ रहा नहीं था आपके बिना कैलकुलेटर के, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो देखो, ये तो यहाँ बैठे हो क्लास में, वहां तो और प्रेशर है आपके एग्जाम सेंटर पर, और प्रेशर होगा, इससे ज्यादा प्रेशर होगा थोड़ा सा। वहां तो टाइम का 3 मिनट जैसे निकलेगी वो घड़बड़ाहट हो जाएगी, फटाफट करने पेन चले जाएगा, गलत चले जाएगा, होगा ये तो पक्का है। यहाँ तो क्लास में तो मैं कह 1.2 भी मत माना करो, 1 मिनट ही माना करो कि 1 मिनट में कैसे होगा। एक तो टेबल है ना 25 तक याद करो, आपको 25 तक की टेबल आनी चाहिए। सर आपको आती है क्या? नहीं आती, ठीक है, लेकिन मेरा आना जरूरी नहीं है। किसका आना जरूरी है? आपका आना जरूरी है। मैंने तो पास कर लिया इसको, ठीक है। तो 25 तक की टेबल याद करनी चाहिए, और रियल में याद करा, ये थोड़े से स्क्वायर याद करा करो, थोड़ा सा डायरेक्ट ही 20% का डिवाइड होता है तो 5% से 5 गुना ऊपर वाली अमाउंट हो जाती है, 10% का डिवाइड होता है तो ऊपर वाली गुना 10 गुना हो जाती है, 25% का डिवाइड होता है तो ऊपर वाली 4 गुना हो जाती है, 40% का डिवाइड होता है ऊपर वाली 2.5 गुना हो जाती है। ये कुछ जो प्रोपोर्शनेट है, रेशियोज है, इनको तो फटाफट रखने की कोशिश करा करो, इनमें टाइम क्यों खराब करें अपना। और सबसे बड़ी दिक्कत टेबल की होती है रियल में। अपन बचपन में तो खूब याद करते हैं जब 5 तक, क्योंकि पता है वहां जाते मुर्गे बना देंगे। अगर आप तो पता नहीं इस स्कूल में पढ़े हो नहीं पढ़े, हम तो ऐसे स्कूल में थे कि नहीं पढ़ के जाओ तो सीधा मुर्गा बन जाए भैया। अब मुर्गा बन जाए तो मुर्गा बन के, अब तो देखो बने नहीं जाए अपने से, लेकिन उस टाइम यूँ लगता था कि ये तो मुर्गे बनाएंगे तो दर्द होगा भैया, तो याद करके जाना पड़ता था, और याद होते भी थे। आज अब खुद चाहे तो आपके घर में जो बच्चा है उसको टेबल याद करो 20 तक की, वो रटा रटा है उसका, अपन तो समझने लग जाते हैं। तो अपने क्या 18 की टेबल कोई मेरे से पूछे तो मैं बनाने लूंगा अपने मन में, 18 अच्छा ठीक है, 36 अच्छा बेटू, ये बोलोगे। छोटे बच्चे को बोलोगे वो तो नहीं बनाता है, वो तो खड़ा होकर चुका 18 फटाफट बोलेगा कि उसके रटा हुआ है, उसके क्या हुआ है, रटा हुआ है। और कुछ हद तक सही है। अपन को बचपन में ये तो सिखाते थे कि एक बच्चा खड़ा हो जाता था कि भैया तू बोल रहे भाई, जो अपन को टेबल बुलाते थे। अब आपके तो टेबल, हमारे तो उस टाइम पहाड़े बुलाते थे, मतलब हिंदी बुलाते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 वगैरह वगैरह। तो ये बुलाते तो एक बोलता था, सब सुनते थे, तो फिर सब बोलते थे तो याद हो जाते थे। तो ये याद तो करने पड़ेंगे आपको, और ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट 25 तक की तो टेबल हमारे को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें से बहुत आती है आपको, बहुत आती है। दिक्कत आती है 13 की टेबल में, 17, 18, 19 की टेबल में। तो याद है तो फिर फटाफट फिर तो कैलकुलेशन करा करो, है ना। क्योंकि देखो तो डीआई आएगा 5 नंबर का आपके पास, मैथमेटिकल के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन, उसमें जब मैं मान लू 10 में से 5 थ्योरी, 5 प्रैक्टिकल उधर से भी आएंगे, 5 उधर से, 5 डीआई, 10। कॉमर्स में ज्यादा भी नहीं तो मैं तो 10 क्वेश्चन का एक वेटेज मान लू कि जो न्यूमेरिकली मेरे को कहना कहीं करने को मिलेंगे। 20-22 क्वेश्चन हमारे को न्यूमेरिकली मिलेंगे,
उनमें एक तो एक्यूरेसी लानी है, और ये एक्यूरेसी लाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे ना आपके पास के परसेंटेज उतने बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल कम आना रिस्क है बहुत बड़ा। जिस एग्जाम में थ्योरेटिकल ज्यादा आता है ना उसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है भैया, लेकिन बच्चे उसमें भी पास नहीं होते। अब इससे पहले कट ऑफ ज्यादा क्यों गया? न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हुआ आया था, इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा है कि बच्चा न्यूमेरिकल बहुत अच्छा कर लेता है। तो थोड़ा सा आपको आदत अपनी सुधारनी पड़ेगी हल्की सी। आज क्या करना, एक तो ये तो कर दो फटाफट, देखिए 1 सेकंड लगेगी, करो फटाफट। दिसंबर 2013, लेकिन अब भूल जाओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोला है मैंने बोर्ड पे कई बार बोला है, चार्ज वर्ड बोला है मैंने, एप्रोप्रिएशन वर्ड बोला है मैंने। देखते हैं फर्स्ट बेसिक क्लास में बताया था मैंने आपको ये कैसी चीजें बीच बीच में आएगी मेरे। तुक्का नहीं मारना है। चार्ज वर्ड क्या होता है? चार्ज तो देना ही पड़ता है, जब प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होने के बाद जो चीज देनी पड़ती है वो सब एप्रोप्रिएशन। बोला है मैंने बोर्ड के ऊपर, चाहे रिकॉर्डिंग देख लेना घर जाके। जो प्रॉफिट पे चार्ज का मतलब जो देने ही पड़ते हैं, तो मैंने उसके लिए इंटरेस्ट कई बार बोला है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। टैक्स का पेमेंट कब करोगे? जब प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी थोड़ी भारत में काम कर रहे हो तो टैक्स दो। अरे कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना मेरे भाई। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कब दोगे? जब कमाएंगे। इक्विटी को डिविडेंड कब दोगे? जब कमाएंगे। ये सब एप्रोप्रिएशन होता है। जो टैक्स के बाद, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद की जो कहानी है वो सारी एप्रोप्रिएशन की कहानी है। बिफोर टैक्स के पहले की सारी कहानी चार्ज की कहानी है। बताओ कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ऑर्डिनरी डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये कब देते हो? जब प्रॉफिट होता है। ये सब एप्रोप्रिएशन है। ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन। लेकिन डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है? चार्ज है। यहां पे क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन? जो एप्रोप्रिएशन नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं है क्योंकि ये तो चार्ज है। ये तो क्या है? चार्ज। कम से कम इसमें ओड इवन ही कर लेते आप। अगर एक होता ना तीन चारों में से अलग कौन है? अलग डिबेंचर ही है, क्योंकि डिबेंचर कब देना पड़ता है? चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। टैक्स कब देना पड़ता है? जब प्रॉफिट हो। डिविडेंड कब देना पड़ता है? जब प्रॉफिट हो। तो वैसे भी तुक्का भी मारते हैं थोड़ा सोच समझ के, तो भी आंसर सही बैठ जाता है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट ही होता है। आपने सोचा तो गलत सोचा, फिर क्यों सोचा ऐसा? आपको तो बताया मैंने चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, तुक्का क्यों मार रहे थे? एप्रोप्रिएशन वर्ड क्या होता है? जो तब दिए जाते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो टैक्स कब देंगे? प्रॉफिट होगा तो। डिविडेंड कब देंगे? प्रॉफिट होगा तो। जर्नल कब बढ़ाएंगे? प्रॉफिट होगा तो। लेकिन डिबेंचर पे इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ेगा। वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता सर, वो चार्ज होता है। वो क्या होता है? चार्ज। पहली क्लास में, बेसिक क्लास में बताई थी मैंने आपको ये बातें, लेकिन भूल जाओ दिसंबर 2013 का क्वेश्चन था। अब तो बहुत मुश्किल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ लेकिन एनटीए दे सकता है, वो जानता है स्टूडेंट इसमें भी गलती करके आएंगे। आप एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 मेरे को नेट को सिर्फ बताओगे कल। जरूर 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 समय निकाल के लाना, कल चेक करेंगे इनको अपन। ठीक है, कल करें? ठीक है, आज कर देते हैं सेंड आपको ना। डिविडेंड सिमरन क्या आंसर दे रहे हो? अच्छा किसका पूछा था आंसर? आपने कुछ पूछा है क्या? समझ गए अब तो क्वेश्चन जो मैंने बताया?